Even a drop of alcohol can give you problems because a single ml of alcohol is hepatotoxic. वो आपके लिवर को खराब करता है, नंबर 1. नंबर 2, आपके दिमाग की कार्य करने की क्षमता को भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है. Nobody knows कि उसने कितने से चालू करा और वो कब प्रॉब्लम ड्रिंकर बन जाएगा. Nobody in this world can be 100% sure कि मैं थोड़ी बहुत पी लूंगा और मेरे को कभी आगे जाके दिक्कत नहीं होगी. डे 1 पे कोई नहीं बोल सकता, इसलिए बेटर है कि यू डोंट ड्रिंक. फर्स्ट टाइम यू आर इंट्रोड्यूस्ड, सेकेंड एंड मोर, मेनी टाइम्स मोर, यू बिकम फ्रेंड, and afterwards it becomes God for you, and that is why, and that is the time when you are going into a problem drinking. हम रोज मानते हैं कि गलती कर रहे हैं और रोज ये मानते हैं कि अब ज्यादा हो रही है, अब लिमिट कर दूंगा, अब कम कर दूंगा, पर वो कम नहीं होती. ऐसा देखा गया है और जेनेटिकली प्रूव्ड है कि एक फैमिली में अगर कोई भी एक पेरेंट किसी भी तरह का नशा करता है, जरूरी नहीं कि शराब वाले के बच्चा शराब ही पिएगा, किसी भी तरह का नशा करता है, तो उनके बच्चों को 50% चांसेस हैं दे विल डू सम और अनदर काइंड ऑफ एडिक्शन. कुछ ड्रग्स अभी ऐसी नई आई हैं जिसका सिंगल एक्सपोजर टू दैट ड्रग्स मेक अ पर्सन एडिक्ट. नमस्कार साथियों, टॉक्स विद मनीषा में आपका स्वागत है. वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल. तो जब लोग पीते हैं और पीना ही उनकी ज़िंदगी हो जाता है तो उन्हें उससे सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. और जब आपके परिवार में कोई ऐसा होता है तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो ये भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला. साथियों, कहने को सुनने को ये पंक्तियाँ बड़ी रिदमिक लगती हैं और बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़रा उन परिवारों की तरफ देखिए जिनके परिवार का कोई एक प्यारा सा व्यक्ति इस नशे के चक्र में है, अल्कोहल के एडिक्शन में है और दूसरे बहुत सारे एडिक्शन में है. उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, वो लोग जीना भूल जाते हैं. जो छोटी छोटी खुशियाँ जिनसे हमारी ज़िंदगी अच्छी बनती है, खुशहाल बनती है, वो उनकी ज़िंदगी से चली जाती है. और मसला तब और बड़ा हो जाता है कि जिसको ये लत है उसको एहसास ही नहीं है. हर बार जब वो होश में आता है तो कहता है नहीं कल छोड़ दूँगा, हर बार जब वो होश में आता है तो कहता है नहीं मुझे आदत नहीं है, और पूरा परिवार और समाज समझता है कि इसको ये आदत है. आज बात करेंगे किसी भी तरह के एडिक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है और हम इस एडिक्शन में क्यों पड़ जाते हैं, इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, एक इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार की क्या जिम्मेदारी है और समाज को इस पर क्या करना चाहिए. इससे पहले कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और पूरा सुनने के बाद इसको बहुत जगह शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बात निकलती है तो दूर तक जाती है, इसलिए बातें ज़रूर करते रहना चाहिए. आज टॉक्स विद मनीषा में हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल ओझा, जो अच्छी भली अपनी डॉक्टरी तो कर ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रिहैब सेंटर स्टार्ट किया. उन्होंने बहुत सारे ऐसे लोग नशे के चक्कर में परेशान हो रहे थे, उनके साथ काम करना शुरू किया. मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टॉक्स विद मनीषा में. और पहला सवाल आपसे ये कि एक शब्द होता है सोशल ड्रिंकर, और लोग उसको बड़ा अच्छा समझते हैं और बड़े सम्मान के साथ बताते हैं कि हम सोशल ड्रिंकर हैं. उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ये कोई अच्छी बात है, इससे कभी कुछ बुरा नहीं होगा. चूँकि आपने ये रिहैब के लिए और दूसरे ऐसे लोगों के लिए काम करना शुरू किया, तो मेरा पहला सवाल कि अच्छे भली आपकी ज़िंदगी चल रही थी, आपका अल्कोहल से वास्ता कितना है, क्या कभी आप भी सोशल ड्रिंकर थे? देखिए क्या है कि ये एक मुद्दा और ये पहलू जीवन में एक ऐसा रहता है जो शायद काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है. और जब भी कोई एक नया मोड़ जीवन में आता है और
कुछ नया करने का होता है, तो शायद सभी लोग कभी ना कभी अपनी उम्र में, या तो वो यंग थे जब, या जब वो प्रोफेशन में या अपने काम में आते हैं, या जब उनको ये लगता है कि वो आज सक्सेसफुल हो गए, तो समाज में जिस तरह से शराब को आज तक परोसा गया, कहीं ना कहीं आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उसको एक्सपीरियंस करने का वो ज़रूर मौका मिलता है तो लेता भी है, और स्टूडेंट लाइफ में शायद वो ज़्यादा होता है। और मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं भी जब पढ़ रहा था और उसके बाद के काफ़ी समय में कभी कभार ड्रिंक लेता था, शराब पीता था, और जैसे सब लोग होते हैं कभी ना कभी वो थोड़ी ज़्यादा भी होती थी। बट ये ज़रूर है कि एक समय आता है आपका, सभी के साथ ऐसा होता है कि आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में कितना आप कर रहे हैं, उसमें कितना टाइम डाल रहे हैं, और वो क्या आपके जीवन का एक हिस्सा बनते जा रहा है। वहाँ कहीं ना कहीं एक सोच आपके दिमाग में आती है, और ये कई बार आप नहीं सोच पाते तो कोई ना कोई आपके आसपास का, आपके परिवार का, आपके साथी लोग, आपको मिलने वाले दूसरे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो कोई दूसरा डॉक्टर या कोई मेरा दूसरा फ्रेंड मेरे को टोक सकता है, आपको टोक सकता है कि आपका ये जॉब पीने का जो सबब है ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो वो सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, और कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि इसके बारे में हम सब समझते हैं, पढ़ा है, सब कुछ है, पर इसको थोड़ा ज़्यादा समझना चाहिए। और यही जब दिमाग में आने लगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने वो सब लोगों को भी एक दूसरे नज़रिए से देखने लगा जो मेरे साथ के थे, कहीं मेरे परिवार में भी थे, या कहीं ना कहीं और मेरे को मिलते थे पार्टीज़ में और अदर एसोसिएशंस में, या कोई ऐसे जगह पे जहाँ पे शराब परोसी जा रही है, ये पी रही आ रही है। और कहीं ना कहीं जब मैं दूसरों को भी देखता तो मुझे समझ में आने लगा कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी या एक मज़ा लेने के लिए, या हम दिन भर काम कर रहे हैं इसलिए हम अपने आप को शाम को रिलैक्स करने के लिए पी रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है लोगों में। एंड इंटरेस्टिंगली ये था उस समय कि जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस इवन इन डॉक्टर फर्टिलिटी नहीं थी। हमने किताबों में सब इसके बारे में हरी चीज़ पढ़ी थी, और समाज में भी एक्सेप्टेंस धीरे धीरे ज़्यादा आ रहा था। बट जब मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि नहीं यार, एक लिमिट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए, या क्या हम इसको सोशली एक्सेप्टेबल मान सकते हैं या अनसोशली या फिज़िकली या मेंटली या हेल्थ वाइज ये आपको ख़राब कर रहा है। तो जब ये सोचने में आने लगा तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों में भी और अपने आप में भी देखने लगा कि एक पर्टिकुलर तरीके से ये चीज़ बढ़ रही है। एंड दैट वाज द टाइम जब मेरे को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि आखिर सभी लोग ये सोचते हैं। मेरे को नहीं लगता, अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, हमने शो चालू करा उसके पहले, कि कोई भी आदमी इस तरह की कोई भी चीज़ चालू करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं किसी दिन इससे बीमार हो जाऊंगा। ही ओनली थिंक्स कि मैं इसको कुछ दिन करूंगा या कभी कभार करते रहेंगे, इसको एन्जॉय भी करूंगा। और जीवन में बहुत सारे दूसरे भी एन्जॉयमेंट के बिहेवियर्स हैं, जिसमें से शराब पीना या किसी दूसरे तरह का नशा करना भी एक उसका पार्ट है, और ये आज समाज स्वीकारता भी है। तो जब ये लगने लगा कि एक एक्सपोज़र, एक्सपीरियंस, और अब वो एक्सपीरियंस मेरे जीवन का हिस्सा बन सकता है, ये बन रहा है, और दूसरे लोगों में भी जब ऑब्जर्व करने लगा, दैट वाज द टाइम व्हेन आई थॉट कि आई शुड नॉट इंडल्ज इनटू इट सो मच दैट मेरे प्रोफेशनल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ या मेरे सोशल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए। और ये अवेयरनेस से कहीं ना कहीं मेरे को दूसरे लोगों में इसका बीमारी का रूप दिखने लगा, और वो
टाइम था जब मैंने खुद ने इसको यूज़ करना बंद करा। सो जब आपने बंद किया तो कैसे बंद किया? क्योंकि वो शुरुआत ही बड़ी मुश्किल होती है। हम रोज मानते हैं कि गलती कर रहे हैं और रोज ये मानते हैं कि अब ज़्यादा हो रही है, अब लिमिट कर दूंगा, अब कम कर दूंगा, पर वो कम नहीं होती। तो पहला तो जो देखने वाले हैं हमारे साथी, उनको कैसे पता चले कि ये ज़्यादा हो रही है और कैसे पता चले कि शुरू ही नहीं करना है? क्या ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि हम माने कि शुरू ही ना करें? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही बोला कि शुरू नहीं करना। तो अगर आप उस चीज़ को शुरू में, मतलब अपने जीवन में बहुत पहले से ही इस चीज़ की गांठ बांध चुके हैं कि मैं कोई नशे की प्रवृत्ति में नहीं पड़ूंगा, तो डेफिनेटली आप शायद ना करें। कई बार जैसे कि मैंने बोला कि आप जब एजुकेशनल लाइफ में होते हैं, यंग एडल्टहुड में होते हैं, तो आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने की एक इच्छा भी होती है। मेरे एक क्लाइंट ने, एक बच्चा जिसके साथ मैं डील कर रही थी, वो बार बार मुझे कहता था कि मैम, दोस्त लोग कहते थे कि दुनिया में आए हो तो सब करो, नहीं तो भगवान को जाके क्या जवाब दोगे? वही बात है कि आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करना, और स्पेशली मैंने जो अभी बोला यंग एडल्टहुड, या जिसको कि हम एडोलेसेंट ईयर्स बोलते हैं, और उसके बाद का भी जो पीरियड है, कहीं ना कहीं आपको कोई नोवल एक्टिविटी करने की इच्छा होती है। और स्पेशली व्हेन यू आर अपोज टू डू इट, यू आर मोर इंक्विजिटिव टू डू इट। आप और करने की इच्छा पैदा होती है कि क्यों इसको मना करा जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई बोलता है कि स्कूटर तेज ना चलाना, तो कहीं ना कहीं आप जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है तो आप स्कूटर तेज चला के स्पीड देखते बढ़ा हैं देते। कि क्या होता है। स्कूटर तेज चलाने से ज़रूरी थोड़ी है कि मैं एक्सीडेंट हो ही जाएगा, और बाय गॉड्स विल अगर आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप स्कूटर तेज चलाने भी लग जाओगे। तो इसी तरह से कोई भी एक्टिविटी जो कहीं ना कहीं आपको एक प्लेजर दे रही है, एक ऐसी चीज़ दे रही है जो नोवल एक्सपीरियंस है, और प्लस आपको एक सोशल प्रेशर भी है, जैसे कि एडोलेसेंस में, और आजकल वो बहुत ज़्यादा देखने में आया, जिसमें बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की, पर धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में, बच्चों में, कॉलेज में, प्रोफेशन में, इवन योर जॉब, विच टाइप ऑफ जॉब यू आर डूइंग, पीयर प्रेशर रहता है कि आपको अगर पार्टी अटेंड करना है, आपको कोई एन्जॉयमेंट का सोर्स ढूंढना है, आपका सैटरडे है, आप दोस्तों के साथ मिल रहे हो, तो आप शराब पियोगे ही पियोगे, या somebody will offer you, और somebody will offer you tobacco also। सिगरेट भी आपको कोई ना कोई ऑफ़र करेगा, कभी कोई तम्बाकू खाने के लिए ऑफ़र करेगा। आप शुरू में पान मसाला खाओगे, फिर पान खाओगे, और किसी दिन आप तम्बाकू का एक्सपीरियंस करोगे। तो सेम चीज़ कहीं ना कहीं ये भी रहती है। तो जब आप एक्सपीरियंस करते हो, आपको एक नोवल फीलिंग आती है, एक प्लेजर होता है, एक आपको डिफरेंट जीवन को जीने का एक तरीका लगने लगता है। और आजकल जो एक बहुत कॉमन वर्ड है, रिक्रिएशनल ड्रग्स या रिक्रिएशनल एक्टिविटी, वी डोंट थिंक दैट वी आर सो बिजी। हम लोग ज़िंदगी में इतने बिजी हैं कि हमको रोज़ 2-3 घंटा रिक्रिएशन करने के लिए चीज़ें ढूंढना पड़े। बट दिस इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ फैड। एक नया शौक है कि साहब हमको रिक्रिएशन करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा करना है। तो ठीक है, देयर आर अदर थिंग्स। जिस तरह से आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाते हैं, आप स्विमिंग करने लगते हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी एक अलग प्लेजर और एक अलग जॉय मिलता है। तो कहीं ना कहीं शायद नशा भी शुरू में आपको वही जॉय देता है, प्लेजर के लिए हम प्लेजर, शुरू करते हैं। और वो धीरे धीरे आपको वो प्लेजर फाइंडिंग या प्लेजर गिविंग एक्टिविटीज़ के लिए आप ढूंढने लगते हो चीज़ों को। और वही चीज़ एक नशे के साथ भी होती है। जब आप शराब पीते हो तो शुरू में शायद आपको जब ऑफ़र करी जाती है, आप शुरू में उससे दोस्ती करते हो। फर्स्ट टाइम यू आर इंट्रोड्यूस्ड, सेकेंड एंड मोर, मैनी टाइम्स मोर, यू बिकम फ्रेंड, and afterwards it becomes God for you, and that is why, and that is the time when you are going into a problem drinking। अगर हम आज बात करें कि हम शराब पीने की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, तो मेडिकली इट इज़
said as alcohol use disorder. Now alcohol use disorder is basically, ये टर्मिनोलॉजी अपने आप में आपको एक्सप्लेन कर रही है कि हम ये मानते हैं कि आप पी सकते हो, ठीक है, बिकॉज इट इज अ वेस्टर्न वर्ल्ड्स डेफिनेशन। तो ये मान के चल रहे हैं कि आप शराब पी सकते हो, पर आपके शराब पीने का तरीका जो है और शराब में इंडल्ज होने के बाद का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। सो इट इज टर्म एज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको यही समझाने की कोशिश करी कि अल्कोहल यूज़ करना और उसको प्रॉब्लमेटिक यूज़ करना, और फिर आपके लिए और समाज के लिए अगर आपकी ये इच्छा या शराब पीने की इच्छा प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रही है, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड गेट एन अलार्म इन योर ब्रेन। और आपको सोशल अलार्म भी दूसरे लोग बोलते हैं कि भाई आप ज़्यादा पी रहे हो, तो कहीं ना कहीं दैट इज़ द टाइम जब आपको क्लिक करना चाहिए कि ये मेरी जो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी है ये अब मेरी प्रॉब्लम गिविंग एक्टिविटी बन रही है, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू शुड स्टॉप और एटलीस्ट थिंक ऑफ स्टॉपिंग। सो यदि कोई सोच ले कि अब छोड़ना है तो क्या तरीका है और कितना समय लगता है? जैसे आपने बताया कि मुझे एक समय के बाद लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है तो मैंने छोड़ दिया, तो क्या आपने ऐसे ही छोड़ दिया और क्या प्रोसेस था, कितना समय लगा? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर आदमी किस जगह पे खड़ा है। डेफिनेटली मेरे को तो जब मेरे को लगा और मैंने लोगों से कंसल्ट करा, जो मेरे फेलो डॉक्टर्स थे उन लोगों से, और मुझे विश्वास हुआ कि कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे को उस समय ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं आया। शायद कुछ दिन नींद नहीं आई होगी अच्छी तरह से, या मैं पार्टीज़ को एंजॉय नहीं करता था, बाकी अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। बट क्या विल पावर मैटर करता है? विल पावर, देखिए विल पावर एक ऐसा डिफाइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है इसकी, विल पावर की। रादर मैं ये बोलूँ कि जब प्रॉब्लम में लोग आ जाते हैं तो उनका विल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। मतलब ये है कि विल पावर आपकी इच्छा को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अपने डिफाइन भी करते हैं। हाँ, अगर डिफाइन करने की बात करें तो विल पावर कम होना वाली बात नहीं है। देखिए विल पावर क्या है कि आप क्या चीज़ करना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। किसी बच्चे को इंजीनियरिंग में पास होना है तो वो 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, 4 घंटे की कोचिंग कर रहा है और उसके बाद वो अचीव कर रहा है। तो दिस शोज दैट ही हैड अ विल पावर टू वर्क हार्ड टू गेट अ टारगेट एंड देन ही वॉज एबल टू डू दैट टारगेट। बट यहाँ अगर आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है रोकने की, तो विल पावर की बात आ रही है, वही वाली जो आप बोली कि मेरे में इच्छा शक्ति नहीं है तो मैं कैसे रोकूंगा। तो हाँ, वो यदि एक्सक्यूजेस मैं ले रहा हूँ हाँ, कि भाई ये तो चलता है, सब पीते हैं और रोज थोड़ा ना पीता हूँ, हाँ, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कहीं ना कहीं आपको विल पावर जब आप उसको ला पाते हो अपने आप में, जब आप इस चीज़ पे विश्वास करो कि आप जो कर रहे हो वो आप कर पाओगे, और उसको करने के लिए जो भी मदद हो सकती है वो आपको लेना चाहिए। यूजुअली हम जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हमारे पास बहुत सारे, आपके पास भी, सभी लोगों के पास कहीं ना कहीं कुछ आता है कि साहब ये बंदा ये नशा कर रहा है या कर रहा है। हम सबसे पहली क्वेश्चन ही ये पूछते हैं कि क्या वो खुद स्वीकारता है कि उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर वो स्वीकारता है हाँ, तो इट इज अ स्टार्ट कि वो छोड़ने के लिए तैयार। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ हिज एक्सेप्टेंस दैट ही हैज अ प्रॉब्लम, इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस, और ही कैन वर्क अहेड टू लीव इट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इलाज ही कराना पड़े।
देखिए क्या होता है, किसी के साथ कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, है ना, किसी ने नशा करा, शराब पी और उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई जैसे मैं पी रहा था और कभी उसको कोई लिवर डिजीज़ हुई, उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया है, तो नाउ दिस इज़ अलार्म फॉर हिम। अब ये अलार्म बजा और अगर वो ये मानता है कि मेरे शराब पीने से ही मेरे लिवर में प्रॉब्लम हुई, तो शायद उसका विल पावर यहाँ काम कर सकता है एंड ही कैन स्टॉप। बहुत सारे लोग होते हैं, आप जो मेरे से शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि सोशल ड्रिंकर और नॉन सोशल ड्रिंकर, तो अगर हम सोशल ड्रिंकर की बात करें तो एक आदमी है जो पीता है, अगर वो रोज़ भी पीता है, हफ्ते में 1-2 बार पीता है, और वो मान लीजिए कि शिरडी गया दर्शन करने, तो सोशल ड्रिंकर उस दिन नहीं पिएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जो एक प्रॉब्लम अल्कोहल ड्रिंकर है, वो वहाँ जाके भी दुकान ढूंढने की कोशिश करेगा, ढूंढ भी लेगा, दुकान नहीं मिलेगी तो कोई और तरीके से ही विल फाइंड इट एंड ही विल ड्रिंक इट। ठीक है, फिर जो सोशल ड्रिंकर है उसको अगर नहीं पिया तो उसको नींद आए ना आए उसका कोई फ़र्क नहीं है, पर जो प्रॉब्लम ड्रिंकर है जब तक नहीं पिएगा, जब उसको खाना भी खाने में मज़ा नहीं आएगा, या हो सकता है वो सो भी नहीं पाए और वो अपने इस बिहेवियर को रोक नहीं पाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली, उसको मिले ना मिले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर जो ड्रिंकर प्रॉब्लम ड्रिंकर है उसको नहीं मिलेगी तो वो छटपटाएगा, उसकी कुछ भी करने के लिए इच्छा हो जाएगी, वो मैनिपुलेट करेगा, वो झूठ बोलेगा, उसके जेब में पैसा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं को किसी को टोपी पहना के लेगा, बट ही विल ट्राई टू डू इट। So this is the difference between a social drinker and he will be able to control his amount of alcohol also। अगर वो 1-1.5-2 ड्रिंक पीता है तो वो अपने आप को रोक लेगा, पर एक प्रॉब्लम ड्रिंकर एक बार पिएगा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तो यूजुअली इसी सब तरह की, जैसे सिगरेट पीना भी है, अगर कोई 1-2 सिगरेट रोज़ पीता है तो आई डोंट थिंक वो 2 दिन नहीं पिएगा तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो और तम्बाकू जो च्यू करते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम रहती है कि अगर वो कभी कभार तम्बाकू खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर तम्बाकू बगैर वो दिन भर रह नहीं पाते, उनकी दिन भर की एक्टिविटी नहीं चल रही है, इसका मतलब कि दे आर हैविंग अ प्रॉब्लम विद टोबैको च्यूइंग, दे आर डिपेंडेंट ऑन निकोटीन। एक ये सवाल यहाँ पे आता है कि आपने जैसे कहा कि सोशल ड्रिंकर और प्रॉब्लम ड्रिंकर 2 तरह के लोग हो सकते हैं, पर अगर इसको एज ए डॉक्टर मैं आपसे पूछूं, जैसे कई बार हम आजकल रील्स का ज़माना है, तो हफ्ते में 2 पैक पिए तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, या कभी कभी इतना ले लिया तो, या इतने कुछ ml का जो भी होता है तो इतना 3 दिन भी पिया तो कुछ बात, तो कितना अमाउंट हेल्थ के लिए अच्छा है? देखिए ऐसा है कि WHO ने इसको वेल डिफ़ाइन करा हुआ है, और ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये करीब 10 साल पुरानी है। अभी जो लास्ट 2 इयर्स में बिल्कुल उसको चेंज कर दिया गया है। जो पहले माना जाता था, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विच वर्क ऑन दिस टू डिफाइन व्हाट इज़ व्हाट एंड व्हाट इज़ नॉट। तो WHO का इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कंट्री रिकग्नाइज्ड है। तो उनका ये है कि दे हैव डिफाइंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली कि अगर आप वीक में 2 दिन भी 50 ml ऑफ 100% अल्कोहल, मतलब करीब करीब जो आपको बाज़ार में मिलने वाली शराब है उसका 2 पैग से ज़्यादा, अगर आप 40, 50, 60 ml के 2 ड्रिंक से ज़्यादा पी रहे हैं 2 टाइम इन अ वीक, सो इफ़ यू आर डूइंग मोर देन दिस यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। बट ये चलेगा, इससे कोई हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं? मैं वो उसी पे आ रहा हूँ। ये मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि ये 10-12 साल पुराना है, और फीमेल्स के लिए ये वॉल्यूम थोड़ा कम है कि अगर उन्होंने 50 ml to 90 ml ऑफ 100% अल्कोहल, दैट मीन्स टू अराउंड 2 पैग, और वाइन पिए उसमें अल्कोहल कितना कंटेंट है, बियर पी रहे हैं तो उसका अल्कोहल कंटेंट कितना है, पर अगर वो 2 बार से ज़्यादा एक वीक में पिया तो उनके लिए प्रॉब्लम है।
बट अभी जो नया सोच है वो ये है कि इवन अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल कैन गिव यू प्रॉब्लम्स बिकॉज अ सिंगल ml ऑफ अल्कोहल इज हिपेटोटॉक्सिक। वो आपके लिवर को ख़राब करता है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके मेंटल एक्टिविटी को, मैं बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज़ नहीं करूँगा, पर आपके दिमाग की कार्य करने की क्षमता को भी कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो इसलिए एक्सेप्टेबल तो आज की बिल्कुल तारीख नहीं में टेक्निकली नहीं है, बट स्टिल मैंने जैसे शुरू में बोला था अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, तो समाज अभी भी मानता है कि हम शराब थोड़ी बहुत पी सकते हैं। तो वॉल्यूम टू वॉल्यूम अगर हम बात करें तो यूरोप, अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत डेफिनेशंस के फ़र्क हैं। अगर हम उसको लीगल वाली बात पे करें कि कौन शराब पिए हुए और शराब पी के कार चला रहा है, वो वाली बात कर रहे हैं, या कोई सोशली पी रहा है वो वाली बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी डेफिनेशंस थोड़ी डिफरेंट हैं। बट मैं आपके माध्यम से जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कहीं पे भी लोगों को दिमाग में ये स्वीकार करने की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत पी सकते हो। बिकॉज आपने अगर थोड़ा बहुत पिया नहीं पिया, नोबडी नोज के उसने कितने से चालू करा और वो कब प्रॉब्लम ड्रिंकर बन जाएगा। नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी 100% श्योर कि मैं थोड़ी बहुत पी लूँगा और मेरे को कभी आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। डे 1 पे कोई नहीं बोल सकता, इसलिए बेटर है कि यू डोंट ड्रिंक। क्योंकि उनको लगता है कि हम शौक से थोड़ी थोड़ी शराब पी रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कब शराब उनको पीने लगती है। हाँ, डेफिनेटली। देखिए क्या होता है कि सभी लोग कभी कोई कुछ पर्टिकुलर जगह पे पीता है, कोई दोस्तों के साथ पीता है, कोई पार्टी में पीता है। फिर वो पार्टियां शायद वीक में पहले 1 बार होती थी, वो 2 बार हो जाती हैं। फिर कई बार पार्टियां क्रिएट करी जाती हैं क्योंकि थर्ड टाइम भी आपको शराब पीना है, और फिर कहीं ना कहीं आदमी दोस्त मिले ना मिले वो पीने लगता है। तो अब वो पार्टी की भी नहीं ढूंढ रहा, उसको खाली शराब चाहिए, और वो अकेले बैठ के भी पीने लगता है। तो बहुत सालों पहले ये भी एक डेफिनेशन का पार्ट था कि अकेले पी रहा है इसका मतलब वो शराबी है। बट डेफिनेटली आज भी वो फिक्स्ड है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अकेले पी रहा है तो वो नहीं है प्रॉब्लम में या प्रॉब्लम में है। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमको ये चीज़ मान के चलना है कि हम आज कितना पी रहे हैं और हम कल कैसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक प्रॉब्लम ड्रिंकर हो जाएंगे, ये किसी को नहीं मालूम, एंड नोबडी कैन कंट्रोल। डेफिनेटली देयर आर ग्रे लाइंस, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग शायद सुनने वाले ऐसे हों जो कभी कभार पीते हों, तो उनको भी ये मेरे इन शब्दों के कारण शायद दुख होगा। बट ये एक चीज़ वेल डिफाइंड है कि अगर आप बहुत कम मात्रा में भी पी रहे हो तो आपके सभी तरह की जीवन की शैली को, एक्टिविटीज़ को, आपके मेंटल वर्किंग को और शारीरिक क्षमताओं को शराब कम करता है, और धीरे धीरे आप बढ़ सकते हैं। और एक तो आपके पैसे का नुकसान, पीने के बाद जो चीज़ बॉडी में जा रही है वो नुकसान कर रही है। दूसरा, जब आप पी के बेसुध होते हैं तो आपके सम्मान का नुकसान और आपके पारिवारिक जीवन का नुकसान। ये नुकसान तो शुरू में ही दिखता है, लेकिन इसके बाद भी अभी यूएन और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जॉइंट एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारी कंट्री में अल्कोहलिज्म के शिकार हैं। करीबन 85 लाख से ज़्यादा ऐसे हैं जो चरस और इस तरह के नशे कर रहे हैं। करीब 20 लाख ऐसे हैं जो अफ़ीम और अफीक से बनाई जाने वाली चीज़ों का नशा कर रहे हैं, और भी कुछ 10-12 लाख ऐसे हैं जो कुछ भी चलेगा, उनको नशा करने की आदत पड़ी है तो वो किसी भी चीज़ से नशा कर लेते हैं। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो थिनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, आइडेक्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने बहुत लोगों के साथ काम किया, तो कुछ ऐसी स्टोरीज़ आप शेयर करेंगे हमारे लोगों के साथ जो
बुरी हालत में आए थे और कितना पीते थे और क्या ज़िंदगी उनकी ख़राब हो गई। तो मेरे ख्याल से साथियों को समझ में आएगा कि जब आप कहते हैं कि नहीं हम सोशल ड्रिंकर हैं, तो शुरू में बड़ा ये अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप प्रॉब्लम ड्रिंकर हो जाते हैं और आप खुद का नुकसान नहीं करते। आपकी बॉडी, आपका मनी, आपका सम्मान वो तो जा ही रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि कोई अगर ऐसी स्थिति में है तो उनकी पत्नी हो या उनके पति हो या उनके बच्चे हों या माता पिता हों, तो वो बड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं सोसाइटी में। तो आप ऐसी कोई चीज़ क्यों शुरू करना चाहते हैं? देखिए, माँ बाप हमेशा कहते हैं बच्चों से कि आप हमारे लिए कुछ ना करें, कुछ अच्छा ना करें, ज़रूरत नहीं है, सम्मान ना दें वो भी ज़रूरी, पर ऐसा कुछ मत करिए कि हमें बुरा लगे या हमारा उससे अपमान हो या हमें ऐसा लगे कि अरे हमने तो ये सिखाया नहीं था। मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इस पे भी आऊँगा और उसके पहले जो हमने पहले छोड़ दिया कि बहुत सारे श्रोता जो देखने वाले हैं उनको वो एक फिगर या एक वो डेफिनेशन या क्राइटेरिया कि हम कब मानेंगे कि कोई ज़्यादा बहुत सारे बैठे होंगे ये सुनने के लिए, सो दैट वो नशा वैलिडेट कर पाए अपने फैमिली में कि देखो देखो ये कह रहे थे। तो देखिए क्या है कि DSM-5 एक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक मैनुअल ऑफ डिजीज़, वो एक बहुत बड़ा डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस को अलग अलग तरह से डिफ़ाइन करा हुआ है और ये मोस्टली साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं टू डिफ़ाइन द डिजीज़ेस। तो उसके हिसाब से मोटे मोटे तौर पे 11 चीज़ें होती हैं जिनको हम देखते हैं और उसमें से एक तो ये होता है, जो पहला ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कि जो नशा करता है वो नशा करने को कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कि सोशल ड्रिंकर एक बॉटल खोलेगा, एक पैक पिएगा और उसको बीच में काम उठ के आ गया या उसको खुद को ही इच्छा है, खाना खाएगा और सो जाएगा। बट एक जो प्रॉब्लम ड्रिंकर है वो पिएगा तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। वो जो सोच के पीने बैठता है कि मैं एक पैक पीऊँगा, पर वो उससे ज़्यादा पी जाता है हर बार। वो पीने, उसको अरेंज करने और उससे बाहर निकलने, अगले दिन सुबह उसका सिर दर्द हो रहा है, इसमें ही जीवन का ज़्यादा टाइम डालने लगता है और बीच बीच में छोड़ने की इच्छा होती है उसकी। जब वो छोड़ने की कोशिश करता है तो वो छोड़ नहीं पाता। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पहले ग्रुप को डिफाइन करती हैं, नॉट एबल टू कंट्रोल हिज बिहेवियर। और इट्स अलार्मिंग या अलार्मिंग। हाँ, ये 4 चीज़ें हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप एक क्राइटेरिया में आ रहे हो। दूसरा एक क्राइटेरिया है कि आपका जो सोशल काम है, मेरे जो समाज की तरफ, मेरे तरफ, मेरे परिवार की तरफ जो दायित्व हैं उनको मैं निभा पा रहा हूँ क्या। अगर आपके नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आप अपने काम को निग्लेक्ट कर रहे हो या अपने परिवार के साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हैं और उनको पहचान नहीं पा रहे, योर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स और विथ योर वाइफ इज बिकमिंग वर्स एंड वर्स, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। थर्ड ये है कि जो आप शुरू में अपने जीवन में बहुत सारी, कुछ लोग म्यूज़िक बजाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग गपशप ही लगाते हैं, कोई पढ़ता है, नॉवेल पढ़ता है, तो ये एक्टिविटीज़ जो आपके जीवन में आपको बहुत इन्वॉल्व करके रखती थी, उनको भी अब कहीं ना कहीं आपके नशे से तोलते हो। तो आपको नशा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो वाली एक्टिविटीज़ की तरफ अब आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो दिस इज़ द सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड ये है कि आपको कहीं ना कहीं फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लग रही है, आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कभी आप पी रहे हैं और आपको लिवर की प्रॉब्लम हो रही है, या आपके सोच विचार बिगड़ रहे हैं, आपको बगैर पिए नींद नहीं आती है, पीते जब तक नहीं जब तक आपको
एक अजीब सा डिप्रेशन टाइप रहता है, आप दिन भर चुप गुपसुप बैठे रहते हो, पीते से ही फिर आपको मजा आने लगता है जीवन में। you start speaking. यस, आफ्टर ड्रिंक्स, विदाउट ड्रिंक यू आर नॉट एक्टिव। और कहीं ना कहीं आपको दूसरी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपकी फंक्शनल कैपेसिटी, मतलब जैसे मान लीजिए कि आप धंधा करते थे, अब आपको धंधे में वो क्लिनिकल या आपका वो दिमाग का जो आपके बिजनेस से रिलेटेड था या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड था, वो आप काम नहीं कर पा रहे। एंड द फोर्थ इज pharmaceutical problems, pharmacological problems related to alcohol और drug। अल्कोहल के लिए है कि आपको टॉलरेंस आ रहा है। टॉलरेंस आ रहा है मतलब आपने शुरू में कभी आधा पैग में ही आपको मज़ा आने लगता था, पर आज आप आधी बोतल पी रहे हो और आपको मज़ा नहीं आ रहा। नीड मोर। यस, टॉलरेंस मीन्स आपके शरीर और आपके दिमाग की सहनशीलता बढ़ रही है, आपको वही मजा पाने के लिए ज़्यादा मात्रा में नशा करना पड़ रहा है। और दूसरा ये है कि जब आपको विड्रॉल होने लग रहा है, मतलब ये कि आप अगले दिन सुबह या आपने सुबह पी और शाम को आपको बेचैनी होती है, आपका हेडेक होता है, आपको उल्टी जैसा लगने लगता है, आप खाना नहीं खा पाते हो, और फिर आप शराब पीते हो और आपका ये सिर दुखना गायब, आपको भूख लग गई, आपने खाना खा लिया। तो आपका शरीर निर्भर हो रहा है नशे पे और आपकी टॉलरेंस बढ़ रही है। तो ये चारों ग्रुप में किस में कितनी चीज़ें आपके साथ हो पा रही हैं, उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया बनाते हैं माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर प्रॉब्लम। और अगर मैं उसको और आसान सरल तरीके में उसको अगर हम लाएं, तो हम कोई भी एक्टिविटी, किसी भी तरह का नशा अगर हम करते हैं और उसके बगैर नहीं रह पाते, हम उसको रोज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब मेरे जीवन में उसके कारण नकारात्मक चीज़ें होने लगी हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला, सामाजिक रूप में, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, वो होने के बावजूद भी मैं उस एक्टिविटी को रोक नहीं पा रहा हूँ। I am unable to stop even after negative consequences in my life. This is becoming a real problem and this is the stage where you require a treatment. तो कहीं ना कहीं हमको समझना है, बहुत सारे लोग शुरू की उसमें अपने आप को पहचान सकते हैं। मैंने आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा उसके मैं दोनों साइड के एग्जाम्पल्स दूंगा, जिन पेशेंट्स के साथ मैंने एक्सपीरियंस करा, उनकी कहानियों से कहीं ना कहीं शायद आपको समझ में आ पाएगा। पहली बात तो देखिए क्या है कि अभी शराब और दूसरे तरह के नशे बहुत रैम्पेंट हो गए हैं। बहुत लोग, आपने जो बताया अभी स्टैटिस्टिक्स, वो 19 में एक वो हुआ था पूरे सर्वे, लास्ट सर्वे विच वाज डन ऑन अल्कोहल एंड ड्रग यूज़ इन इंडिया वाज इन 19। तो उसमें करीब 17.5 करोड़ लोग हैं जो शराब पीते हैं, 100 करोड़ में से, उस समय जो 100 करोड़ पॉपुलेशन थी। और जो आपने बताया उसमें से 8.5 करोड़ लोग हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है। तो ये खाली अल्कोहल का है, दूसरे भी हैं, उसमें कम है, दूसरे नशे भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि गांजा है और ब्राउन शुगर है, और हम टबैको को भी इसमें ही लेते हैं। तो ये सभी चीज़ें, नशे काफ़ी सारे हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हो रहे हैं। और जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग नशे में इतने लिप्त हो चुके हैं कि वो एक की जगह दो की जगह 3, कुछ भी मिले उसमें नशा ढूंढ रहे हैं। जैसे आपने भी बताया कि आयोडेक्स है और वाइटनर है, नेल रिमूवर भी है, पेट्रोल भी। मतलब मैं ये आपके माध्यम से किसी को सिखाना नहीं बोल रहा हूँ, बट इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर गेटिंग नशा, और ये सभी लोग कर रहे हैं। उनकी जेब की कैपेसिटी या उनकी सिचुएशन आज जो सोशल है, उस कारण से कहीं ना कहीं जब वो नशा में उलझ गए हैं, बीमारी का रूप ले लिया है, तो आज वो कुछ भी मिले जिससे नशा है। हम लोगों ने 18-19 में इंदौर के स्लम्स में चाइल्ड लाइन वालों के साथ कुछ सर्वे किया था। उसमें
9 साल से 12 साल के 159 बच्चे जो स्लम्स में रहते हैं, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि स्लम्स में है, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग घर में बड़े घरों में रह रहे हैं, पैसे वाले हैं, उनके बच्चों को प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हो सकती है या हो भी, आई डोंट नो, बट दे वर यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स टू गेट द इफेक्ट ऑन देयर ब्रेन। सो एक वो जो उनका रूटीन है, हाँ, कि नशा उतरा, फिर थोड़ी देर ठीक रहे, गांजा खाया मिल गया पिया, तो गांजा पी लिया, वाइटनर मिल गया तो वाइटनर या थिनर पी लिया, थिनर सूंघ साइकिल लिया। हो गया, नशा ही साइकिल है उनको पूरा। सुबह से शाम खाली भीख मांगना है और नशा करना है। और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे भी आए हैं। एक हमारे पास एक लड़का आया था जो करीब उसको 4.5 साल हो गए, वो 19-20 साल का था। वो बहुत अर्ली स्टेज में, आपको मैं दोनों बता रहा हूँ, बहुत अर्ली स्टेज में आया। एंड वो जब आया था तो उसने खाली ये बताया कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मैं जिन दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, जिनके साथ मैं रोज़ पार्टी करता था, वो लोग वीक में एक ही बार कर रहे हैं और मैं अभी 2-3 बार करने लग गया हूँ। मैं आखिरी तक पीता रहता हूँ, बचे हुए लोग सब घर चले जाते हैं। कई बार मैं रेस्टोरेंट में या किसी के घर पे सोता हूँ, क्योंकि रात में मैं घर पे जाने की हालत में नहीं रहता। तो उसके लिए ये एक अलार्म था। एंड ही हैड केम टू अस नॉट फॉर हैविंग अ प्रॉब्लम, बट ही वॉज अलार्म कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको टेक्निकली आइडिया नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर जब वो एक पूरे ग्रुप में से अलग होने लगा तो कहीं ना कहीं वो ये समझने लगा कि मैं एक नॉर्मल ड्रिंकर नहीं हूँ। एंड दैट इज़ वाई उसके साथ हमने 3 महीने के करीब काउंसलिंग करी। ही वॉज कमिंग टू अस, फॉलोअप के लिए आया। उसको इनिशियली कोई बहुत दवाइयाँ भी देना नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ। एंड ही वॉज ओके, बिकॉज उसके दिमाग की घंटी जल्दी बज गई थी। और दूसरा ये था कि उसने कहीं लिटरेचर पढ़ा था जिसमें ये था कि इफ़ यू आर यूजिंग एल्कोहल और ड्रिंकिंग एबनॉर्मली, तो वो उसने अपने में एबनॉर्मलिटी पकड़ ली थी कि मैं अवेयरनेस के कारण, कि मैं अपने ही साथी, मेरे ही जो दोस्त हैं उनसे मैं, मेरा पीने का तरीका, मेरे पीने की मात्रा और पीने के बाद की हालत तीनों ही खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को समझ पाया और उसने अपने पेरेंट्स को पहले बताया और पेरेंट्स लेके आए एंड एवरीबडी अंडरस्टूड कि दे हैव अ प्रॉब्लम। कई बार देखिए क्या होता है, हमारे हम आप अभी अपन शायद उस पॉइंट पे भी आएंगे कि फैमिली और सोशल प्रॉब्लम्स हैं और क्या है कैसे है, पर हम ये 2 एग्जाम्पल से हमको ये लगता है कि मैं आपको छोटे सा 2 मिनट में एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि लेट 90s में यूरोप में एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी टबैको पे। उसमें उन्होंने, और इटली, स्पेन, जो सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, उसमें बहुत कम उम्र के बच्चे भी सिगरेट पीते हैं। तो उन्होंने एक लार्ज स्टडी की थी जिसमें करीब 27 लाख बच्चों को इन्वॉल्व करा गया था। उसमें उन्होंने ये देखा कि हर जना, एवरीबडी इन दैट एरिया, और आज हम हमारे यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि करीब करीब हर बच्चा कभी ना कभी 8-9 साल पे टबैको स्मोकिंग के लिए एक्सपोज हुआ। उसके दोस्त ने, या उसके घर में पिताजी पीते हैं, या माँ पीती है, उसके भाई पीते हैं, या स्कूल में कोई टीचर था, व्हाटएवर, ही वाज ऑफर्ड स्मोक, ही वाज ऑफर्ड टू स्मोक अ सिगरेट, और अदरवाइज चोरी से, हाँ जैसे भी। बट उन्होंने उसमें ये देखा कि सभी लोग को जब एक्सपोजर हुआ, पर उसमें से 27 लाख बच्चों में अलग अलग तरीके से लोगों ने उस स्मोकिंग को करा, रिएक्शन अलग अलग थे।
हर जना अलग तरह से बिहेव कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों के साथ सिगरेट पी और छोड़ दी, घर पे नहीं पी। कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्होंने थोड़ा बहुत पीना चालू करा पर दे नेवर बॉट सिगरेट्स, मिल देवर गया तो ऑल, ठीक, हाँ, नहीं तो कोई दूसरे बात किसी नहीं। के साथ सिगरेट पी रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिगरेट पीना चालू करा पर वो पैकेट नहीं खरीदते थे, या दो चार लोगों ने मिलके पैकेट खरीदा और उसमें से एक एक सिगरेट पी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैकेट खरीदना चालू करे। कुछ लोग ऐसे थे जो दिन में 2 या 3 पैकेट पीने लगे। तो इतना वास्ट डिफरेंस क्यों था? हमने यही चीज कोविड के समय देखी कि बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे, बहुत सारे लोग कोविड के साथ दूसरी बीमारियां होने के बावजूद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और कुछ लोग फर्स्ट टाइम कोविड पॉजिटिव हुए और उनका जो इंडेक्स था वो बहुत ज़्यादा नहीं था पर दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव, Collapse हो है ना, वो लोग बीमार हो गए। तो होस्ट फैक्टर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं कॉजेस पे आ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, जो मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि हर जना जब पहली बार नशा करता है तो वो ये सोच के नहीं करता कि मैं कभी बीमार होऊंगा या इसका इलाज कराना पड़ेगा। He never thinks about it rather, but we don't know। हम हर इंसान अपने आप में अलग तरह से बना हुआ है और दिस इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम। मेनली आपके जो जीन्स हैं, यू हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, कि आपका शरीर ही ऐसा बना है कि आप नशा करोगे और आप नशे से चिपक जाओगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं, थोड़ा बहुत भी करेंगे और वो कभी ना करें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे में बी सोशल ड्रिंकर्स, बट यू डोंट नो हु विल बी हु। ये आपके कहने का मतलब ये है कि हम अगर शौक से भी शुरू करते हैं, प्लेजर से भी शुरू करते हैं, तो हमारी हेल्थ कंडीशन, हमारी जेनेटिक कंडीशंस और बहुत सारे फैक्टर्स ये तय करते हैं कि कल इसका भविष्य हमारे जीवन में क्या होने वाला सही, है। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ ले जाएगी, उसको शुरू ही क्यों करें? और यदि आज इसे किसी ऐसी स्थिति में है कि शुरू कर चुके हैं, क्यों ना इमीडिएट उसको बंद कर दें, क्योंकि हमारे फ्यूचर से हमारे पूरे फैमिली का और हमारे सोसाइटी का भी फ्यूचर जुड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि कुछ जो चीज़ें हैं उनको भी हमको समझना है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको आगे ले जाऊँगा इन शॉर्ट, कि जेनेटिक कॉजेज़ हैं। हम अगर ऐसा देखा गया है और जेनेटिकली प्रूव्ड है कि एक फैमिली में अगर कोई भी एक पेरेंट किसी भी तरह का नशा करता है, ज़रूरी नहीं कि शराब वाले के बच्चा शराब ही पिएगा, किसी भी तरह का नशा करता है, तो उनके बच्चों को 50% चांसेस हैं दे विल डू सम और अनदर काइंड ऑफ एडिक्शन। सेकेंड इज कि उन लोगों की परवरिश का पार्ट, यहाँ पे जेनेटिक्स हो गया पहले वाले एग्जाम्पल में, कि माँ बाप में से कोई पीता है या कोई नशा करता है तो बच्चों में 50% चांसेस हैं। अगर माँ बाप दोनों करते हैं तो इट बिकम्स टू 70%, क्योंकि उनको जेनेटिक भी है और यहाँ पे एनवायरमेंटल भी आ गया। कोई कान पकड़ने वाला भी नहीं। हाँ, जब उन्होंने घर में ही देखा है पिता को या माँ को शराब या सिगरेट पीते हुए, तो उनको इंट्रोडक्शन तो हो ही गया। तो एक सोशल एनवायरनमेंट भी उनको मिल गया। तो सोशल एनवायरनमेंट में आपको अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, हमारे यहाँ पे मान लीजिए एक कॉलोनी या एक वार्ड में एक शराब की दुकान है, आंध्र प्रदेश में हर चौथी दुकान शराब की है, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग शराब पी रहे हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, पॉलिटिकल थॉट बिहाइंड इट इज़ ऑल्सो वन थिंग। दूसरा, आपका कल्चरल वैल्यू क्या है। आप अपने परिवार में, आसपास के हर परिवार में किसी को शराब पीते देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोजर ज़्यादा होगा। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल डिजीज़ेस और प्रॉब्लम्स में थोड़ा, बीमारियां नहीं पर एंजाइटी है, अगर थोड़ा सा उनको डिप्रेशन है, ऐसे बच्चे जो कहीं पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, ADHD के जो बच्चे होते हैं उनमें,
इन लोगों में, इन ग्रुप्स में एडिक्शन जल्दी होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी मानसिक बीमारियों को नशे के माध्यम से ठीक कर पा रहे हैं, ऐसा उनको एहसास होता है। समझ पाए आप, है ना, कि उनको एंजाइटी है। एक बच्चा है जो स्कूल में पढ़ नहीं पाता, पढ़ता भी है तो उसको बोलने की हिम्मत नहीं है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है। और अगर यही बच्चा कभी गांजा या कोई दूसरा नशा करता है तो उसमें वो जो एंजाइटी है वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है और वो जवाब देने लगता है, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है, सोशली कनेक्ट होने लगता है। तो उसमें जो ये बदलाव आया है नशे के कारण, उस बदलाव को वो एप्रिशिएट करने लगता है। ही स्टार्ट यूजिंग दिस ड्रग or this substance as a treatment for his problems। तो ऐसे भी लोग हैं, जो काफ़ी सारे लोग जिनको माइनर मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं। इसमें एक बात हमारे यहाँ पे उस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है, विदेशों में हुआ है कि आपकी बचपन कैसा निकला है, एडवर्स चाइल्डहुड इवेंट्स। जो बच्चे निगलेक्टेड रहते हैं घर में, माँ बाप दोनों नौकरी पे जा रहे हैं, बड़ी बेटी ही बच्चों को देख रही है, उसको भी समझ नहीं है कि बुखार आया है तो क्या देना है, बच्चा भूखा है तो क्या देना है, तो चाइल्ड निगलेक्ट हो रहे हैं, मारपीट हो रही है घर में, पिता माँ को मार रहा है, माँ गाली बक रही है, यू अंडरस्टैंड। तो एक सोशल एनवायरनमेंट जिसको टॉक्सिक है, नॉट लविंग केयर वाला एनवायरनमेंट अगर है, ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए बच्चों में भी ये वाली प्रॉब्लम्स आगे चल के एडल्टहुड में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसके लिए क्या कर सकते हैं अगर हम सोचें तो मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में इस तरह के काउंसलर्स होने चाहिए जो बच्चों से इन सारी चीज़ों को लेके बात कर सके। और जो सर्टिफिकेट एजुकेशन है उसके अलावा एक इनफॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए कि अगर मेरे को किसी चीज़ में कॉन्फिडेंस कम लगता है तो मेरे कॉलेज में या स्कूल में एक मैडम है स्पेशली कि आपको स्कूल के अलावा, पढ़ाई के अलावा अगर कुछ और पूछना है तो इनके पास जाएंगे। बिल्कुल। कि कल मम्मी पापा का झगड़ा हुआ था तो कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, या जैसे आपने कहा कि एंग्जाइटी है, तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जो उसको उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम तक और उसके एक्चुअल सॉल्यूशन तक ले जाएगा तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा। देखिए, हम उनको पकड़ सकते हैं, ऐसे बच्चों को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात बहुत और हम लोग सभी लोग आज देख रहे हैं कि अभी के आज के ज़माने के स्कूल्स में पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, सोशल कॉम्पिटिटिवनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि हम बची हुई दूसरी एक्टिविटीज़ जो एक बच्चे को, एक एडोलेसेंट को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं निगलेक्टेड है। हम हर बच्चा, हर माँ, पेरेंटिंग में भी ये वाली प्रॉब्लम है कि हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, ये हमको मानना पड़ेगा। हर बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिट नहीं हो सकता, ये हमको मानना पड़ेगा। अगर हम गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा इतने प्रेशर में जीता है। इसीलिए अभी आप लोगों ने सभी ने देखा होगा पिछले 7-8 साल के अखबारों में जो कोचिंग सेंटर्स बने हैं, जैसे कि कोटा, वहाँ पे ड्रग की अवेलेबिलिटी और बच्चों में यूज़ इज़ मोर देन एनी अदर एरिया। और सुसाइड के केसेस भी वहाँ बढ़ गए हैं, क्योंकि वो भाई आप हर जना 10 घंटे पढ़े, उसके बाद 6 घंटे का होमवर्क करे और 5 घंटे 6 घंटे सोए, ऐसा हर बच्चा नहीं कर सकता। तो हर बच्चा आईआईटी में नहीं जा पाएगा। तो हम इसमें पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप जब भी बच्चे को आईआईटी के लिए या प्री मेडिकल टेस्ट आप के लिए, देखो तो नीट सही के कि लिए, उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है। यस, तो आप एक प्रॉपर, मुझे लगता है कि एक काउंसलर के पास जाएं, समझें, उसके सारे रिजल्ट्स लेके He जाएं। may be doing something बैठें। very good differently. Yes. He can be a good singer, he can be a good player,
ही कैन प्ले समथिंग। उल्टा भी हो सकता है कि मैं सोचूं कि क्रिकेट में बहुत पैसा है तो मैं मेरे बच्चे को क्रिकेट ही खिलाऊं, हो सकता है उसकी मैथ्स अच्छी हो, ही कैन बिकम अ गुड इंजीनियर। तो जब हम बच्चों को उनके एक्चुअल नेचुरल जो कैपेसिटीज हैं उसके अगेंस्ट फोर्स करते हैं तो ही ये सारी चीजें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वी शुड लुक फॉर हैप्पीनेस ऑफ अवर चिल्ड्रन एंड then एक और चीज because मुझे they यहाँ will पे love to get happiness from outside. प्लेजर सीकिंग अगर उनको घर पे नहीं मिल रहा है तो वो दूसरी जगह ढूंढेंगे और एक और चीज और वो आजकल नशे में parents- ढूंढेंगे। हाँ हाँ, एक पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने एक बड़ी कोचिंग में डाल दिया, हाँ। बड़े स्कूल में डाल दिया, फिर आईफोन दिलवा दिया, तो पैसा आपका अल्टरनेट कभी नहीं हो सकता है। मनी कैन बाय प्लेजर्स बट कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हमको इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है। हमको बच्चों को सुखी देखना है। पैसा, घर, मकान, गाड़ियाँ एंड जो अभी आपने बोला स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। वेरी बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम। आई हैव अटेंडेड अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें एक पोस्टर था जिसको फर्स्ट प्राइज मिला था। वो पोस्टर में उसने आईफोन को इंजेक्शन जैसा लगाते बताया था कि इट इज मोर डेंजरस देन आईवी Any ड्रग drugs. यूज एंड वी अंडरस्टैंड इट नाउ। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं उसको कि हम फ़ोन के माध्यम से, मैंने ये पॉइंट भी शायद बोलना चाहिए कि जब अगर हम व्यवहारों की बात कर रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति भी व्यवहार है, एक बिहेवियर है एंड इट बिकम्स अ डिजीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम वही व्यवहार रोज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बदलाव आएगा, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल, और ये बदलाव हमारे कांस्टेंट बिहेवियर से भी हो सकता है। तो हम किसी भी चीज़ में इंडल्ज होंगे, ज़्यादा इंडल्ज होने लगेंगे तो हम उसमें भी ज़्यादा उतरेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में हम हैं जहाँ पे हम नशे की बात कर रहे हैं, सोशल अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ और मिसयूज़ की बात कर रहे हैं, और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम कितने लोगों का सोच विचार बदल रहे हैं, ये बदल रहा है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से बच्चों को मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट करना और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का हाइपर सोशल एनवायरनमेंट, एक हमारा जो कल्चरल सेटअप बिगड़ रहा है वो भी क्या इसका एक बड़ा कारण नहीं हो सकता है? जैसे मुझे याद है कि हम जब छोटे थे तो परिवारों में जब फंक्शंस होते थे, शादी हुआ या बर्थडे हुआ या कुछ भी हुआ, तो डेफिनेटली रिलेटिव्स भी होते थे, या समर में हम कहीं गए हैं तो रिलेटिव्स सब साथ होते थे, हम सब कज़न साथ होते, तो बैठे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं। मुझे कभी याद नहीं कि मैंने अपने परिवार के किसी भी बड़े मेल पर्सन को कभी ऐसी स्थिति में देखा हो कि मुझे लगा होगा कि इनको क्या हुआ है। कभी नहीं, मतलब चाहे मौसा जी हों, मामा जी हों, पापा हों, उनके मित्र हों, तो मुझे कभी याद नहीं। हमने कभी वो सब देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, और हमें हमेशा लोग आसपास मिले तो ऐसी चीज़ों तक हम पहुँचे भी नहीं। अभी एक अजीब सी बात है कि परिवार में बड़ों का ग्रुप उधर बैठा है, बच्चों का ग्रुप उधर बैठा है, और सब चल रहा है इन मैरिजेस। तो ये जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर, एक जो शर्म ख़त्म हो गई। और कई तो मुझे याद है, मेरे ही मित्र हैं जो मेरी उम्र के, कहते हैं हमने तो बच्चों को बोल दिया है कि पीना है तो हमारे साथ बैठ के पी लो। तो ये जो हमारा सोच बदल गया है, ये कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करता? अच्छा, फिर मैं खुद सोचती हूँ कि मैं कहूँ कि नहीं मैं तो 2 महीने में एक ही पैक पीती हूँ, तो मैं मेरे बच्चे को तो कभी कान नहीं पकड़ सकती, एक घूंट के लिए भी नहीं, वो अगर एक घूंट भी है तो भी नहीं।
तो ये जो हमारा एक कल्चरल सेटअप बिगड़ गया है उसका भी एक कारण, वो भी एक देखिए कारण। एक्सेप्टेंस नहीं है, हम ये मानने को तैयार नहीं कि हम कोई प्रॉब्लम बिहेवियर कर रहे हैं। और पेरेंट्स को तो अपने बच्चों के सामने लिविंग विथ एग्जाम्पल होना चाहिए। वॉट यू डू इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर योर चाइल्ड। बच्चे वो नहीं करते जो हम सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं आप जो आप बोलोगे करते पर हैं। खुद नहीं करोगे। हम जो आप- करेंगे वो हाँ, ऑटोमेटिकली। अगर मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि मोबाइल मत देखो और मैं रात में सोते समय 11 बजे तक मोबाइल देख रहा हूं, तो मैं अपने बच्चे को कैसे मना करूंगा? तो जो भी पेरेंट्स हाँ। किसी भी तरह के नशे में अभी इन्वॉल्व हैं, उनको अपने बच्चों से इससे बुरे की उम्मीद करना चाहिए, इससे अच्छे की नहीं करना। हाँ बिल्कुल। उनको तैयार रहना चाहिए उस स्थिति के लिए। और अगर वो चाहते हैं कि वो जिस भी पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ लोग बहुत अलग अलग तरह के नशों का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वो किसी को बुरी स्थिति में देखते हैं और वो खुद भी थोड़ा कंज्यूम कर रहे हैं और ये सोच के खुश है कि नहीं नहीं हम लिमिट में हैं, बट आपकी आगे वाली पीढ़ी आपको इनमें से कैसे भी शुरू में ही दिख मैंने सकती है। बोला था आपको कि इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि मैं कभी ज़्यादा नहीं पीऊँगा या मेरा बच्चा ज़्यादा नहीं पिएगा। क्योंकि उसे नशा कहते ही इसलिए हैं कि आप उसके कंट्रोल में आते हैं। Nobody knows who starts whether he will not drink for more than once in a week, once in a month, या कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये बीमारी किसी तरह के किसी भी इंसान को छोड़ती नहीं है। अगर आप किसी को बगैर उसकी इच्छा के विपरीत भी लगातार पिलाते रहेंगे, या कुछ ड्रग्स अभी ऐसी नई आई हैं जिसका सिंगल एक्सपोजर टू दैट ड्रग्स मेक अ पर्सन एडिक्ट। सिंगल एक्सपोजर, सिंगल वंस, एक्सपोजर, तो ये बहुत डरावना है। यदि बाय चांस बिल्कुल है। बहुत सारी जगह जो जगह फेमस हैं उनके लिए, गोवा जैसी जगहों पे कुछ जो लोग जिनके लाइफस्टाइल ऐसी दिखती है बेचने वालों को कि इनसे हम कुछ भी अमाउंट की उम्मीद कर सकते हैं और इनको हम नशे में डाल सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए, ये तो दुनिया है और लोगों को गलत तरीके से पैसे कमाना है। हम आज की परिस्थितियों में अपने आप को ही बदल सकते हैं, ज़माने को, दुनिया को नहीं बदल सकते। तो पहली जिम्मेदारी परिवार की होती है। हाँ, हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसके रेवेन्यू से दुनिया के छोटे और बड़े देशों का आधे से ज़्यादा बजट चलता है। कैन वी थिंक एनी टाइम टू वर्क अगेंस्ट दोस? तो सरकारें तो कभी बंद नहीं करेंगी, वहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, और बल्कि बढ़ेगा ही, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। और ये हजारों सालों से हो रहा है। देखिए, आज बहुत नशा बढ़ गया है क्योंकि हम अवेयर हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सिंथेटिक ड्रग्स आर अवेलेबल। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि जो आज से 40 साल पहले गांजा आता था वो नेचुरली उगा हुआ था। समझ रहे हैं? नेचुरली उगा हुआ, जैसा हमारा शरबती गेहूं। पर जो अब गांजा आ रहा है बाजार में, वो मॉडिफाइड प्लांट में उगा हुआ है, जिसमें THC जो उसका कंटेंट होता है गांजे में, जिसके कारण नशा आता है, वो THC is 50% more than the naturally active गांजा which was available, still it is available, और पहले भी था। तो अब नशे को बड़ा चढ़ा के बेचा जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, और ये सिंथेटिक और ड्रग्स कल्टीवेट करा जा रहा है। कल्टीवेट ऑस्ट्रेलिया में गांजे की हेक्टेयर्स में बुआई होती है, और उसको वो जो ऊपर से लगा के, जिसको आर्टिफिशियल कल्टीवेशन बोलते हैं, उसमें करा जाता है। नई ब्रीड ऑफ गांजा है जिसमें नशे की मात्रा नेचुरली अवेलेबल जो गांजा है उससे 50 टाइम्स मोर है। और ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, MD ड्रग्स और ये सब हैं, ये फैक्ट्री में बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये सब केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हैं।
सब केमिकल्स हैं। तो ये तो शरीर को और खराब करते हैं। बिल्कुल कर ही रहे हैं। अमेरिका में एवरी 4th यंग डेथ इज बिकॉज ऑफ ओडी, ओडीज, overdose of drugs. Every 4th death in America today is because of overdose of drugs. ये तो बहुत अलार्मिंग है और हमारे लिए और ज़्यादा अलार्मिंग हाँ, है, है, क्योंकि हमें लगता है कि वो लोग बड़े प्रोग्रेसिव हैं तो हम तो नकल कर लेते हैं बस। प्रोग्रेसिव भी एक रिलेटिव टर्म है। या मैं बच्चों से जब बात करती हूँ तो वो वहाँ का उदाहरण लेते हैं कि देखो 2 दिन छुट्टी मिलती है और 2 दिन लोग एंजॉय करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो 5 दिन नहीं, किस तरीके एंजॉय से करने काम का करते हैं। बहुत सारी जगह है। देखिए, मैं यहीं से अपन ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करते हैं। एंजॉयमेंट के बहुत सारे आपके पास में जगह हैं। हमने जो अभी बात करी, हमारे स्कूल में आज की तारीख में कोई भी माँ बाप जाके इस चीज़ के लिए बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं हो रही है। मैं किसी को हर्ट करने के लिए, किसी को बोलने के लिए नहीं कर रहा। क्या हम स्कूल में जाके अदर देन सम 8-9 स्कूल्स, हम रिक्रिएशनल एक्टिविटी की कितनी जगह है इसके बारे में बात करते हैं? नहीं करते। कितना टाइम वो उनके 7-5-6 घंटे स्कूल में खेलने के लिए देते हैं, इसके बारे में बात करते हैं? नहीं करते। हम हमारे बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम कितना निकाल रहे हैं, इसके बारे में हम सोचते हैं? तो हम खुद जब तक अपने को नहीं बदलेंगे, हम मांग क्या रहे हैं? हम मांग ही वो रहे हैं जो नहीं है सही आपके लिए। हम चाहते हैं हमारा बच्चा फर्स्ट आए। 100 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की क्लास है, तो बच्चा तो एक ही आएगा फर्स्ट। किसी न किसी को सेकंड, थर्ड, फोर्थ और किसी को 40वां भी आना ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 40वां बच्चा जिंदगी भर भूखा मरेगा। तो ये जो कंपैरिजन एक है कि मेरी शर्ट उसकी शर्ट से सफ़ेद होनी चाहिए, ये परिवार के मामले में, बच्चों के मामले में, गाड़ियों के मामले में, बंगलों के मामले में और सभी चीज़ों के मामले में मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है कि हम एक क्लोज निट फैमिली होने के बजाय हम दौड़ रहे हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो सभी पूरे समाज को समझाने के लिए, एक जो मेरा सोच है, और मेरा सोच काफ़ी सारे मेरा नहीं है, मैं भी समझ रहा हूँ समय के बाद, हमको अच्छा लगता है और सही है, इन दोनों में डिफरेंस समझना होगा जीवन में। मेरे को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, पर अगर मैं डायबिटिक हूँ तो गुलाब जामुन खाना मेरे लिए सही है कि नहीं, ये मेरे को डिफरेंशिएट करना आना है और सही करना सीखना पड़ेगा। सही करना सीखना पड़ेगा। मेरे लिए पैसा अच्छा है, पर मेरे लिए पैसा सही है। मेरे लिए इंजीनियर बनना अच्छा है, पर मेरे लिए एक सुखी जीवन जीना अच्छा है। दोनों में मेरे को फ़र्क समझना है। तो देखिए क्या है, हम अगर आज बात करें, जो लोग प्रॉब्लम में हैं, जो लोग समझ रहे हैं उनको नशे की प्रवृत्ति है, उनको लत लग गई है, वो बीमार हैं, तो पहली चीज़ तो मैं आपके माध्यम से, और सभी लोग, वैसे काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि इट्स अ डिज़ीज़। धीरे धीरे प्रोग्रेस होके ये बीमारी का रूप ले लेती है, और जिस तरह से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं, उसी तरह से ये बीमारी हो जाती है। ये बीमारी आपको जीवन पर्यंत रहती है। जिस तरह से डायबिटीज़ में आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, दवाइयाँ लेना है और खाने पीने पे ध्यान रखना है, उसी तरह से अगर आपको नशे की प्रवृत्ति है तो आपको नशे से दूर रहना है, अपनी लाइफस्टाइल बदलना है। ज़रूरी नहीं है दवाई लेना कि नहीं लेना, बट अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए अभी त्यौहार के सीज़न आएंगे, शादियों के सीज़न आएंगे, और मैं एक डायबिटिक हूँ और मैं दवाइयाँ खाना कम कर देता हूँ या मिठाई खाना बढ़ा देता हूँ और एक्सरसाइज करना बंद कर देता हूँ, तो मेरे को ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई एक इंसान है जो नशे की प्रवृत्ति में उतर चुका है, उसका जीवन पूरी तरह से ख़राब है, पर अगर वो अपने आप को बाहर निकालना चाह रहा है तो उसको वो बदलाव उसके जीवन शैली में जो लाएगा, उसको पहली चीज़ तो नशे से दूर रहना है।
दूसरी चीज़, अपनी जीवन शैली में जो बदलाव लाया है उसको मेंटेन करना है, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज़ को वो छोड़ेगा तो वो वापस रिलैप्स की तरफ जा सकता है, वो वापस नशे की तरफ जा सकता है। ये बात ज़रूर है कि आज की तारीख में हम पिछले करीब 20 सालों में, 25 साल में नशे की बीमारी को काफ़ी कुछ समझ चुके हैं और उसके इलाज भी अभी बहुत सारे हैं। और ये जिस तरह से अभी हमने बात करी, ये मल्टी फैक्टोरियल काजेज़ हैं, इसके बहुत सारे तरीके से ये आपको पकड़ता है, तो इसीलिए इसके इलाज भी मल्टी फैक्टोरियल है। और दूसरा ये बिहेवियर है, जो बिहेवियर अगर हम रोज़ करते हैं तो हम उसके मास्टर हो जाते हैं, है ना। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है तो वो एक तरह का स्ट्रोक लगाता है, उसके लिए उसने सालों प्रैक्टिस करी है। कोई क्रिकेट का बॉल करने वाला है, फास्ट बॉल करता है, वो एक सिंगल स्टंप पे सेम जगह पिच करता है और सेम स्टंप को हिट करता है। व्हेन ही कीप्स ऑन डूइंग इट, हिज ब्रेन आल्सो चेंज इट इटसेल्फ अकॉर्डिंगली। और वो जो उसकी स्टाइल है वो वही कर पा रहा है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को ट्रेन करा है। इसी तरह से जब मैं नशे के माध्यम से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूं तो मेरे को इसको रीलर्न करना पड़ेगा। शायद मैं समझा पाया हूं, क्योंकि ये बिहेवियर अब मेरे दिमाग में बदलाव ला चुका है। जैसे कि एक ट्रेंड क्रिकेटर या गोल्फ खेलने वाला या बिलियर्ड खेलने वाला अपने हाथों को, उनके एक्शंस को दिमाग से कंट्रोल करता है, तो जिस तरह से वो बदलाव लाया है, उसी तरह से एक नशे की प्रवृत्ति में उतरने वाला इंसान अपने दिमाग में बदलाव लाया है, और वो बदलाव को उसको ठीक करना है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो सेटल हो चुका है इंटरनल सिस्टम में। ये उसने सालों में अपने दिमाग को सिखाया है, तो उसको वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उसको सोच विचार भी बदलना पड़ेंगे। तो आज की तारीख में बहुत सारी अच्छे इलाज अवेलेबल हैं। जहाँ दवाइयाँ काम करती हैं वहाँ अच्छी दवाइयाँ हैं। जहाँ बिहेवियरल थेरेपिस्ट पहले इतने नहीं थे, क्योंकि हम बीमारी को समझते ही नहीं थे उतना, उसमें आज की तारीख में बहुत सारे बिहेवियरल थेरेपीज़ हैं। देयर आर सपोर्ट ग्रुप्स ऑल्सो हु ट्राई टू गिव यू एन एग्जाम्पल। वो आपको समझाना चाहते हैं। जिस तरह से कोई एक कैंसर पीड़ित है और पहली बात उसको क्वेश्चन यही आता है कि कैंसर से मैं ठीक हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता, पर जब वो लड़ के सब तरह से जीतता है कैंसर पे, तो कहीं ना कहीं वो एक बन जाता है इंसान जो दूसरे लोगों को बता सकता है कि कैंसर से आप भी ठीक हो सकते हो। आपके क्वेश्चन कहाँ हुआ वो बता पाएगा, कैसे हुआ, क्या दवाई ली, दवाई के बाद मेरे बाल गए, कमजोरी आई, खून चढ़ाना पड़ा, कितने का इलाज था, कितने दिन बाद मेरे को खाना वापस खाना अच्छा लगने लगा। जब वो ये सब बात बता पाएगा तो आपको भी विश्वास होगा कि कैंसर से मैं भी ठीक हो सकता हूँ। इसी तरह से सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जो लोग पहले नशे में अपने आप को खराब कर चुके थे, उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जीवन खराब था, पर कहीं ना कहीं आज वो अपने आप को उससे दूर रखे हुए हैं, तो वो दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। तो यदि किसी को छोड़ना है तो उसको सबसे पहले अपने आसपास का दायरा बदलना पड़ेगा। हाँ। अपना जो आसपास जिस तरह के लोगों के बीच में वो उठते बैठते हैं, हाँ। जहाँ रोज ये सब होता है, हाँ, सबसे पहले वो ग्रुप छोड़ना बिल्कुल, पड़ेगा और एक अच्छे सपोर्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। जो लोग समझा पाए, तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा यदि कोई हाँ, ऐसे बिल्कुल। करता है। देखिए, आप बिल्कुल सही आप बोल रही हैं। तो अमेरिका, यदि हम 5 स्टेप किसी को दें कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं, इन केस बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो, जैसे आपने कहा कि छोड़ना चाहते हैं बट वो हो नहीं पाता, हाउ दे स्टार्ट। जैसे पहला स्टेप कि वो जो ग्रुप है स्वीकार है तो सही। पहली बात तो ये मैं मानूं कि मेरे को प्रॉब्लम है, नंबर 1 इज दैट। सेकेंड इज दैट कि मैं उन लोगों के साथ उठे बैठूं जहां मैं उससे दूर रहूं, क्योंकि मैं जब उस सिचुएशन में पहुंच जाऊंगा फिर तो मैं कंट्रोल में ही नहीं हूं, फिर मैं कंट्रोल में नहीं हो पाऊंगा। तो मेरे को उस सिचुएशन से दूर रहना है। मेरे को हर समय ऐसे लोगों के साथ रहना है जो मुझे रोक पाए, टोक पाए। और जब मैं और पॉजिटिव मूवमेंट जाऊंगा तो मैं उन लोगों के साथ उठ बैठ सकता हूं जो पहले नशा करते थे पर आज दूर हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में रिकवरी
कम्युनिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटी में देयर इज़ अ रिकवरी कम्युनिटी। वो बच्चे हैं या वो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो लोग नशा नहीं करते, उनकी पार्टी में शराब या नशा नहीं होता, उनकी पार्टी में दूसरी तरह से रिक्रिएशन करते हैं, वो खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, आर्ट थेरेपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कर सकते हैं। तो पहली बात मेरे को मानना है, दूसरी बात मेरे को किसी न किसी से मदद लेना पड़ेगी, बिकॉज मैं एक बार कुएं में उतर चुका हूँ। तो कुएं में से बाहर निकलने के लिए मेरे को उसी से पूछना पड़ेगा जो पहले कुएं में से बाहर आ चुका है। जो ऑलरेडी कुएं में Yes. है उनके साथ रह के ये नहीं हो होगा। सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। I have to follow somebody who has climbed out of the well. आपने पुराने ज़माने, आज से 25 साल पहले कोयले की खदानों में से जो फंस जाते थे लोग, उनको बचाने वाले कौन होते थे? जो पहले बाहर निकल चुके, बिकॉज दे न्यू हाउ टू गो आउट ऑफ दैट। तो आज की तारीख में आपको उनके साथ है। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपके हाथ पैरों में अकड़न होना, आपको नींद नहीं आना, आपको घबराहट होना, बेचैनी सी बनी रहना या डिप्रेशन में चले जाना, खाना नहीं खाना, इन सब के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत लगेगी जो आपको इन सब चीज़ों की दवाइयाँ दे पाए, शुरू में आपको विड्रॉल से बाहर निकाल पाए। तो नंबर 1 इज अवेयरनेस, Yes. एक्सेप्टेंस कि मुझे ये प्रॉब्लम है। दैट नंबर विल 2 ओनली कम थ्रू अवेयरनेस, या जो हम बात कर रहे हैं आज। तो नंबर 1 कि वो माने हाँ। कि प्रॉब्लम है। हाँ। नंबर 2 जो ग्रुप जिसके कारण जिसके साथ ये प्रॉब्लम उनसे और दूर बढ़ रहे। सकती है उनसे दूर रहें। नंबर 3 नशे से दूर रहे, हाँ, नए ग्रुप्स में जाएं हाँ। जो लोग नशा नहीं करते नहीं हैं करते, या जो लोग छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। एंड 4th मुझे लगता है कि अपने डाइट का सबसे पहले ध्यान रखें, हेल्दी डाइट फिजिकल लेना हेल्थ, शुरू करें। हाँ, फिजिकल और फिजिकल हेल्थ में कुछ अगर नुकसान हो गया है हाँ। तो उससे कंसर्निंग थेरेपिस्ट या मेडिकल पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन से कांटेक्ट करें। बिल्कुल। और एकाग्रता बढ़ाने के लिए उसको अपने ही इच्छा, जो हमने पहले बात करी थी विल पावर को, उसको अपनी एकाग्रता और अपनी इच्छाओं पे चलने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो उसको मोटिवेशन, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों का सहयोग लगेगा और कुछ दवाओं का भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो कुछ दिन नशे से दूर रहता है और जो अपने जीवन में बदलाव देखता है, वो बदलाव ही उसके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है। टिल द टाइम, जो आपने भी बोला, उसको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अपने घर वाले एनवायरनमेंट में भी मान लीजिए उसने अपने ही विचारों में कुछ उसकी सामाजिक परिस्थितियों को नशे का कारण मान का के से वो नशा उपयोग कर रहा है, तो उन परिस्थितियों को बदल तो शायद वो नहीं पाएगा, डील करना सीखना पर डील करना सीख। स्ट्रेस इंटॉलरेंस is one big thing which is there in all addicts and alcoholics. वो stressful situations को, परिस्थितियों को डील नहीं कर पाते क्योंकि वो अपनी भावनाओं को पहले नशे के माध्यम से ब्लंट कर चुके होते हैं। तो उनको उनसे डील करने में टाइम लगता है। They can take help of counselors, और परिवार को भी therapists. बदलना है, परिवार को भी उनके साथ खड़ा रहना है, उनके साथ बदलना पड़ेगा। जो अपन ने अभी बात करी थी कि अगर घर में एक जना नशा छोड़ने का इलाज करा रहा है और उनके पिताजी या उनके चाचा जी या उनके भतीजे उसी घर में बैठ के शराब पी रहे हैं, तो आप उसको कैसे सोच सकते हो कि वो शराब छोड़ देगा? One fine day ही अगेन Yes, कमेंट से definitely. फिर से बैठ जाएंगे It is और चालू available. हो जाएगा। परिस्थितियाँ ऐसी बन जाएंगी और सोच विचार, हमारे जो पुराने झगड़े थे, हो सकता है उसने नशे के कारण अपने पत्नी, पिता, भाई बहन से कुछ झगड़े करे हों, कुछ मनमुटाव हो गए हों। वो मनमुटाव जब आज वो छोड़ के बैठा है तो आप उन पट्टियों को वापस खोलोगे तो यू विल अगेन इंजर हिम बिकॉज ही हैज़ डन ऑल दोज थिंग्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। और ट्रिगर पॉइंट से उनका ध्यान हाँ, रखना जरूरी है। ट्रिगर पॉइंट्स का, सोशल ट्रिगर पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं परिवार पूरा भी बीमार हो जाता है जब उनके एक परिवार में एक जना नशे से जूझ रहा होता है, क्योंकि वो भी अपने को उसका कारण मानने लगते हैं।
एक माँ मानती है कि मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं करवा पाई, या मैं उसकी सुखों का ध्यान नहीं रख पाई, या मैंने उसको अच्छा खाना नहीं दिया, वॉटेवर। हमारे समाज में और विदेशी समाज में भी पत्नियों पे बहुत बड़ा एक कलंक लग जाता है कि उनका पति अगर शराब पीता है इसका मतलब वो उनको प्यार नहीं करती, तो वो समाज में डरती हैं बोलने की से, क्योंकि समाज उसको स्वीकारता नहीं है। और वो कहेगा तुम्हारी गलती हाँ, है, तुमने ध्यान नहीं रखा। वो अपने आप को पॉजिटिव फैक्टर मानने लगती हैं कि मैं शायद इसको प्रेम नहीं दे पाई। और यहाँ पे एक और गलती होती है कि जो नशा करने वाले होते हैं उनके माँ बाप सोचते हैं कि इनकी शादी कर दो तो ठीक हो जाएगा, पर वो आप एक और लड़की का जीवन खराब कर रहे हैं। उसको पहले ठीक होने दीजिए, उसके बाद में डेफिनेटली ही कैन मैरी एनीवन। तो मेरा मतलब ये है कि हमको पारिवारिक परिस्थितियों को भी अकॉर्डिंगली बदलना होगा, उनको भी समझना होगा, और उनकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप देखिए जिस घर में अगर पति शराब पी रहा होता है तो पत्नी को बहुत सारी सिचुएशंस में झूठ बोलना होता है। ठीक है, पार्टीज़ में बुलाएंगे तो वो नहीं जाएगी क्योंकि उसको मालूम है कि उसका पति वहाँ जाके शराब पिएगा और ज़्यादा नाटक करेगा, वो झूठ बोलेगी। किराएदार को झूठ बोलेगी, नौकरी पे पति के ऑफिस से फ़ोन आएगा तो उनको झूठ बोलेगी, उस पे लाछन लगेगी तो वो दूसरों से मिलेगी नहीं, वो भी अंदर से सफ़र कर रही है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर ऑल्सो, बिकॉज और ऐसे माहौल में बच्चों का बढ़ना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सही तरीके से उनका ग्रोथ होना भी बहुत मुश्किल है। तो हम खुद की ज़िंदगी तो ख़राब करते हैं, हमारी आगे की पीढ़ी भी ख़राब कर देते हैं। बहुत सारी बातें हमने की, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। यदि आपके आसपास ऐसा कोई है उसे ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले कि हम बात खत्म करें, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं पूछना चाहूँगी। डॉक्टर निखिल ओझा, एक हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातचीत होती है। ऐसे लगता है, और ऐसा हुआ भी है, कि कई सालों में उन्हें वो मौके नहीं मिले, लेकिन जब बराबरी की बात आती है तो आजकल लड़कियां और महिलाएं भी बराबरी से अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो वो उसको बराबरी मानती हैं कि जो वो कर सकते हैं, यानी जो लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। पर मेरा जो थोड़ा सा ज्ञान है, जो मैंने कहीं पढ़ा है कि वुमेंस को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो क्या ऐसा कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंस के कारण, या क्या कारण है? ऐसा क्यों कहते हैं कि महिलाओं को ये ज़्यादा असर करती है और फिर उनकी फर्टिलिटी और बाकी चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ता है? दोनों ही बात सही है। हार्मोनल मेकअप ऑफ अ फीमेल बॉडी इज़ मोर प्रोन फॉर डोपामिन मीडिएटेड प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी। मतलब जो नशे का प्लेजर या मज़ा जो हमको आता है, दिमाग को जो मिलता है, वो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसके माध्यम से मिलता है। और फीमेल बॉडी के जो हार्मोन्स हैं दे मेक द ब्रेन मोर रिस्पॉन्सिव फॉर डोपामिन एक्टिविटी, सो दैट्स वाई दे विल गेट मोर प्लेजर। और जब प्लेजर मिलेगा तो प्लेजर सीकिंग चालू होगी। हमारा दिमाग जो है, एक बार जो हमको चीज़ अच्छी लगती है वो अगली बार मांगता है। मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर इंदौर में अच्छी कचौरी मिलती है, वो जो पसंद आती है, उसमें मिर्च ज़्यादा हो कुछ भी हो, पर मेरे को वो अच्छी लगी तो मेरा दिमाग उसको याद रखता है। अदर देन ऑल कचोरीज आई विल रिमेंबर दैट कचोरी, एंड नेक्स्ट टाइम आई विल गो टू दैट एरिया, आई वुड लाइक टू हैव दैट कचोरी। तो इसी तरह से हमारा दिमाग जो प्लेजर सीकिंग करता है, जो मज़े को याद रख के उसको अगली बार करने के लिए प्रेरित करता है, ये हमको जीवित रखने के लिए ज़रूरी था। अगर हमको खाने में मज़ा ही नहीं आता तो हम खाना नहीं खाते, हमको पानी पीने से संतुष्टि या तृप्ति नहीं मिलती तो हम पानी नहीं पीते, और ये दोनों हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेचर ने ब्रेन को डोपामिन के माध्यम से रिवार्ड पाना और रिवार्ड को वापस पाने की इच्छा और उसको याद रखना का एक सिस्टम बनाया है। पर यह सिस्टम कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस, सोशल वैल्यू और बॉडीली चेंजेस से इफेक्ट करता है। तो क्या नुकसान होता है महिलाओं के? महिलाओं में
थोड़ा सा डोपामिन, मैंने जैसे बताया कि उनका बाय नेचर फीमेल्स वुड लाइक टू हैव मोर प्लेजर्स ऑफ ऑल काइंड्स, है ना। जैसे आपको अच्छा लगना है, सुंदर दिखना है, एंड कहीं ना कहीं एक खूबसूरत फूल है, वो खूबसूरत फूल भी इसलिए है कि उस पर भंवरा आके बैठे। तो आपका कहना जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि महिलाएं ज़्यादा जल्दी एडिक्ट होने की संभावना रखती हैं। दे हैव मोर। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि WHO का जो डेफिनेशन है वो महिलाओं के लिए डिफरेंट है और मेल्स के लिए डिफरेंट है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू गेट एडिक्टेड। और इससे आगे उनकी फर्टिलिटी पे असर होता है। और जब वो पीने लगेंगी, अगर सिगरेट है, तम्बाकू है, शराब है, तो उनके फर्टिलिटी, उनको अगर बच्चा हो गया, उस दौरान अगर बच्चा पेट में है और शराब पीती हैं, तो देयर इज़ अ वेल डिफाइंड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। बच्चे को, शराब पीने वाली माँ जब बच्चा पेट में लाती है तो बच्चा अंदर से ही, माँ के पेट से ही बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। तो वेल डिफाइंड एक सिंड्रोम है जो बच्चों में पाया जाता है ऐसे जगह जहाँ माँ ने शराब पी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपको मैं एक रियल चीज़ बता रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था 97-98 में, और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत सारे ड्रग एडिक्ट महिलाएं थी। हमारे यूनिट में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसकी मदर IV ड्रग यूज़ करती थी। यू विल नॉट बिलीव, उस बच्चे को हमको 3 महीने तक नशा देना पड़ा था, नहीं तो वो लगातार ऐसा झटके आते थे, कांपता था, झटके आते थे। ही यूज्ड टू गेट विड्रॉल सीजर्स बिकॉज उसकी माँ ने इतना नशा करा था। गॉड। और वर्चुअली 3 महीने रखने के बाद हमने जब डिस्चार्ज करा तो हमको फैमिली फिजिशियन को भी दवाई लिख के भेजना पड़ी, क्योंकि इसको धीरे धीरे टेपर डाउन करके हमको वही जो नशा जो माँ करती थी वही हमको बच्चे को देना पड़ा। और बहुत सारे महिलाएं कुछ अगर यंग एज में चालू कर देती हैं तो उनकी चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। एंड फिर कहीं ना कहीं एक वो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर मेक्स देम ड्रिंक मोर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो अब वो दूसरा कारण हो गया, क्योंकि वो टेंशन है तो उस कारण से और यस तो एक ये विशेष साइकिल होता है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम, अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये वेस्ट जहाँ से हम सीख रहे हैं, आज हमारा समाज जहाँ से इस बीमारी को उठा के लाया है, वहाँ पे एक जनरेशन क्या 3 जनरेशन ख़त्म हो गई हैं महिलाओं की इसी चीज़ को झेल झेल के। पर आज कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए अगर एडवांस होना है या हमको समाज में अपना नज़रिया बदलना है, हमको सबके बराबर आके खड़ा होना है, तो हम भी शराब या नशा करें, ये शायद सोच गलत है। फाइनेंशियली यू कैन बी बेटर, you can be more educated, you can be more socially acceptable, you can be and become a leader in industry, you can be a good doctor, but you should not try to target to become a good drinker, isn't it? मेरा जो बुरे चीज को करने का कोई सही तरीका नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो ये मानना आपको बराबरी करना है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं वहाँ करें और बल्कि उनसे आगे निकलें। बिल्कुल, डेफिनेटली हैं। आज महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों से आगे बढ़ने की क्षमता रखती हैं और हैं भी। एक और सवाल, एक ये तो एक था ही, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि बच्चे जैसे 11-12 करते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, तो ये जो एज होती है जब वो स्कूल के अनुशासन से निकल के एक नई दुनिया में जाते हैं जहाँ उनको लगता है कि थोड़ा और फ्रीडम उनके पास है, वहाँ बहुत आसानी से वो किसी भी तरह का नशे का हिस्सा बन जाते हैं। और वहाँ से कहते हैं कि वो जो उम्र, जो बढ़ने वाली उम्र होती है, उस उम्र में अगर इस तरह की कोई चीज़ें बच्चे करने लगते हैं तो उससे उसका एडिक्शन भी लंबा चलता है, नुकसान भी लंबा, और उससे मुझे नहीं पता, आप ज़्यादा जानते होंगे कि ऐसी चीज़ों को कैसे रोका जाए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, किशोर अवस्था या एडोलेसेंस जो होती है, उसमें
तीन चार विशेष चीज़ें होती हैं जो मानसिक रूप से वो लोग हम लोगों से डिफरेंट होते हैं, एडल्ट से डिफरेंट होते हैं। नंबर वन इज़ के दे आर लर्निंग, अभी वो सीख रहे हैं और हर आदमी करके सीखना चाहता है, टू डू एंड एक्सपीरियंस इट एंड देन लर्न इट। हम लोग बोलते हैं ना कि ये एक्सपीरियंस्ड आदमी है, क्योंकि उसने जीवन में झेला है। पर इसी तरह से जब एक किशोर अवस्था का बच्चा है वो खुद करके सीखना चाहता है, तो दिस इज़ हाउ इज़ डिफरेंट देन एडल्ट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि वो नोवल एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा एहसास को जीना चाहता है जो दूसरे लोगों से अलग हो और जिससे उसको ये एहसास हो कि वो बड़ा हो गया। हाँ, ये भी एक मुझे he लगता है wants कि to सोच prove होती है। that he is an adult as early as he can, कि अगर वो किसी बड़े इंसान को सिगरेट पीते देखेगा तो वो सिगरेट इसलिए पिएगा क्योंकि वो उससे अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहता है। तीसरी चीज़ है कि उनको एक पीयर प्रेशर बहुत रहता है, मेरे साथ वाला क्या कर रहा है, अगर वो ये करेगा तो मैं भी करूँगा। इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत सारी हैं इस पे, पर मैं आपको बताऊंगा जिससे शायद सुनने वाले समझ पाए। हमने मतलब जिन्होंने ये रिसर्च करी थी उन्होंने 3 ग्रुप में बच्चों को वीडियो गेम खिलाने के लिए बिठाया, और आज से 15 साल पहले वो कार रेसिंग वाला वीडियो गेम होता था। एक में बच्चों के पीछे उनके ग्रुप के बच्चे खड़े करे, एक में उनके पीछे उनके माँ बाप खड़े करे, और एक में अननोन पर्सन बट दे वर ऑल एडल्ट्स। तो आप बताइए, और उनको बोला कि आपको तेज से तेज गाड़ी चलाना है पर एक्सीडेंट कम करना है, किस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स करे होंगे? उस ग्रुप ने जिसके पीछे उनके ही उम्र के बच्चे थे, क्योंकि वो उनको दिखाना चाहते थे कि हम तुमसे तेज चला सकते हैं। ये दिस इज व्हाट पीयर प्रेशर इज, ठीक है। तो वो तेज भी चला सकते हैं और हम एक्सीडेंट भी कम करेंगे, पर इस चक्कर में उन्होंने एक्सीडेंट्स ज़्यादा कर दिए, क्योंकि उनको अपने आप को अच्छा दिखाने की कहीं ना कहीं एक वो रहती है, प्रेशर रहता है कि मैं मेरे उम्र वालों से ज़्यादा समझदार हूँ, मैं उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ, आई एम मोर एडल्ट देन हिम, मैं ज़्यादा डेंजरस काम कर सकता हूँ। एक ये ऐसी प्रवृत्ति बच्चों में रहती है, उस एज में ज़्यादा रहती है। उस एज में ज़्यादा रहती है, और वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि ग्रोइंग एज Yes. है, उनको बहुत मेहनत करनी है, उनको आगे बढ़ना है। अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहे तो शायद वो आगे बढ़े भी ना, तो ये ज़रूरी भी रहती है। और इसके साथ में जो नशे की प्रवृत्ति में उतरने की प्रॉब्लम है, वो सोच समझ कम रखते हैं, तो वो गलत है कि सही है, वो खुद को एक्सपीरियंस करके करने की कोशिश करेंगे, और इस कारण से पीयर प्रेशर, नोवल एक्सपीरियंस और खुद करके देखूं, इसलिए वो नशे की तरफ बढ़ते हैं। पर यहाँ एक प्रॉब्लम आती है कि उनका जो दिमाग है वो स्टिल ग्रोइंग है, एंड जो दिमाग इनिशियल पीरियड में जो ग्रो करता है वो 25, 26, 27 साल की उम्र तक ग्रो करता है। आज की तारीख में तो ऐसा मानते हैं कि जीवन पर्यंत हमारा दिमाग बदलता रहता है, ग्रो करता है, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन बोलते हैं उसको, बट उस समय ज़्यादा विकसित होता है। वो विकसित होता मतलब कहीं ना कहीं अच्छे बुरे को पहचान को धीरे धीरे सीख रहा है। तो जब डेवलपिंग ब्रेन के समय अगर कोई नशे की प्रवृत्ति में उतरता है तो उसके डेवलपिंग ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पुराने स्टेज पे ही रुक जाता है, और उसका दिमाग की विकसित होने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और इस कारण से वो लोग नशे से ज़्यादा चिपकते हैं, और उन लोगों को मानसिक बीमारियां भी नशे के कारण हो जाती हैं, जो जीवन पर्यंत उनकी मेंटल कैपेसिटी को कम कर सकती हैं। वो पढ़ने लिखने में, एकेडमिक्स में कम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कम हो सकते हैं, सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ नहीं पाते। यही बच्चे बड़े होकर एंटी सोशल बिहेवियर्स करते हैं, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनका इलाज करना भी और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो सही गलत की पहचान के ही पहले गलत को अपने दिल से जोड़ चुके हैं। सो दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर अटैच्ड टू इट सो मच दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग। एक आदमी जो पहले ठीक था
वो आगे जाके जब गलती करता है तो उसको कहीं ना कहीं सही और गलत के बीच में पहचान रहती है, पर इस बच्चे को नहीं है। तो इसलिए इनका इलाज करना भी और प्रॉब्लम होता है। तो और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे भ्रमित प्रचार होते हैं कि कुछ दवाइयाँ आपको पढ़ाई में, कुछ दवाइयाँ एकाग्रता में, कुछ दवाइयाँ आपको नशे मज़ा देते हैं, आपको नोवल एक्सपीरियंस होता है। स्पेशली जो हेल्यूसिनेटर्स होते हैं, ऐसी नशे होते हैं जो आपको दिखाते हैं कुछ जो नहीं है, सुनाते हैं कुछ जो नहीं है, महसूस भी कराते हैं कुछ जो नहीं है। वो वाले नशे जो गांजे के माध्यम से होते हैं या भांग के माध्यम से होते हैं या जो दूसरे नशे हैं उनके माध्यम से होते हैं, ये परमानेंटली आपके ब्रेन को बीमार बना सकते हैं और जिंदगी भर के लिए आपको कुछ के लिए नुकसान हो सकता है। बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो इसलिए टीनेजर्स को, एडोलेसेंट्स को स्पेशली नशों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर आपको कभी एक्सपीरियंस करना भी है तो 25 साल के बाद। ये हम कहना चाहेंगे बच्चों, जो भी आप ये देख रहे हैं, और यदि आपके परिवार में ऐसे बच्चे हैं जो इस उम्र के हैं, उनसे सिर्फ इतना कहिए कि 25 साल की उम्र तक पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद उनको जो प्रयोग करना है दुनिया उनकी है, तब तक इसको ज़रा रोक के रखें। बहुत ही शानदार बातचीत हमने आज डॉक्टर निखिल ओझा से की। आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं किसी तरह के नशे का शिकार होंगे। उनको ये शेयर करिएगा, आपके मित्रों को, परिवार के लोगों को, सभी लोगों को जिनको भी आप जानते हैं उनको ये शेयर करें। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी कि दो ऐसे ही दोस्त जैसे आप हैं या आपके दोस्त हैं, रात को ऐसे ही किसी मधुशाला से निकलकर अपने घर जा रहे थे। वो अपने घर के पास पहुँचे और एक ने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने लग गया, क्योंकि वो लोग अच्छे खासे नशे में थे तो वो ताला खुल नहीं रहा था। उसके दोस्त ने, जो दूसरा पास खड़ा था, कि देर से नहीं बन रहा है, मैं करूं क्या? उसने कहा नहीं नहीं, ताला तो मैं खोल लूँगा, तू ज़रा मकान को पकड़ के रख ले। तो साथियों, न मकान हिलता है, न सड़कें हिलती हैं, न आसपास का कुछ भी। आपके दिमाग के अंदर कुछ ऐसा होता है जो हिल जाता है, जो मूव करता है, जो नुकसान करता है। तो यदि नशा अच्छा होता तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के आपस में पूरा परिवार क्यों नहीं करते? जैसे हम नाश्ते में माँ जब हलवा बनाती है तो सब बैठ के खाते हैं। गलत है इसीलिए मना किया जाता है, गलत है इसीलिए रोका जाता है, गलत है इसीलिए उससे नुकसान होता है। तो जो गलत है उसको करने के सही तरीके आपको क्यों ढूंढने हैं? मान लीजिए, खुद की हेल्थ के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, परिवार के लिए और इस समाज को बेहतर बनाने के लिए। और हम बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं। हम मेरा भारत महान करके पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो साथियों, यदि हम नशे से ही बाहर नहीं निकलेंगे, होश में ही नहीं रहेंगे, तो कहाँ जाएंगे? क्या कंट्रीब्यूट करेंगे परिवार में और समाज में? तो आप इस दुनिया में आए हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपको एक अच्छा इंसान बनाया है, तो अब लोगों को वापस करने का सोचिए, किसी ऐसे नशे के दुष्चक्र में मत पड़ जाइए। यही निवेदन है। परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। हमारी बातें अच्छी लगी हो तो भी लिखिए, ना लगी हो तो भी लिखिए। लिखना और बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर निखिल ओझा। जय भारत।